Hello everyone. Today we study the search for genetic material. आनुवंशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई, कैसी हुई, उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे सबसे पहले जो डीएनए है उसके बारे में जो प्रिंसिपल दिया गया वो दिया गया ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में ग्रिफिथ ने बताया था कि किस प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज फैलाई जाती है वो कौन सी होती है? निमोनिया। उस निमोनिया से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया ट्रांसडक्शन। दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ट्रांसडक्शन। पहला ट्रांसफॉर्मिंग, दूसरा ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मिंग के नाम से क्लियर हो रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग का मीन्स इसमें जेनेटिक मटेरियल के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्मिंग कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर कन्वर्ट होता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल के द्वारा उस ऑर्गेनिजम्स की मूलभूत संरचना में चेंजेस आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जो ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसमें ट्रांसडक्शन, उसमें ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट से जो गिवन बाय ग्रिफिथ। 1928 में ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया डिजीज फैलाता है। कौन सी? निमोनिया डिजीज फैलाता है माइस में। माइस पर डिस्कवरी हुई, यानी निमोनिया डिजीज फैलाता है। इसके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं जिनमें बोलते हैं आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन एंड आर एस स्ट्रेन। आर मीन्स वह स्ट्रेन जिसके ऊपर उस बैक्टीरिया का वह प्रभेद, वह स्ट्रेन जिसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नामक की कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। उस सेल्स के बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वो एब्सेंट होती है। और एस स्ट्रेन के बाहर जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल के वाल के बाहर एस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की कोट पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है और वो निमोनिया डिजीज फैला देता है, जिससे चूहों की, माइस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो एस स्ट्रेन इज कॉजेज है किसका? निमोनिया डिजीज का। आर स्ट्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज इन माइस एंड एस स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज इन माइस। तो दोनों प्रभेद पर एक्सपेरिमेंट हुए। सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिया ग्रिफिथ के द्वारा गया 1928 में। इसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन नामक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को माइस में इंजेक्ट करवाया। तो माइस के क्या हुआ? निमोनिया डिजीज नहीं हुआ, यानी माइस कैसे रहे? लाइव रहे, जीवित रहे। चूहों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं मिली, यानी निमोनिया डिजीज नहीं। दूसरी बीमारी तो होना ही नहीं थी। कौन सी डिजीज? निमोनिया डिजीज, वो नहीं हो पाई और माइस क्या रहे? लाइव रहे। दूसरा लिया एस स्ट्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज। वो कैसे थे? निमोनिया डिजीज के लिए क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे। उनको माइस में इंजेक्ट करवाया। माइस में जैसे इंजेक्ट करवाते हैं तो माइस की हो जाती है डेथ हो जाती है और माइस मर जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है, चूहा मर जाता है। इससे क्या हुआ कि एस स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। उसके बाद थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया? जो आर एस स्ट्रेन है उस एस स्ट्रेन को क्या किया? हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड का मतलब होता है उसको गर्म करके मार दिया गया। जैसे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उस बॉडी टेम्परेचर को हम कंटिन्यूसली देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो जो संबंधित ऑर्गेनिज्म या रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विल बी डाई, वो मर जाएगा। उसी प्रकार एस स्ट्रेन को हीट किल किया, यानी उसको गर्म करके उसको किल कर दिया। उसके बाद उसको माइस में इंजेक्ट करवाया। दैट मीन्स विच माइस क्या रहा? लाइव रहा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं मिली और माइस चूहा आराम से जीवित रहा। उसके बाद फोर्थ स्टेप अपनाई उसने। चौथे स्टेप में ऐसे जो हीट किल्ड था, हीट के द्वारा जो मारा गया
बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का, उसको आर स्ट्रेन जो क्या था, जीवित था, लिव था, उसके साथ उसको दोनों को मिक्सर उस माइस में इंजेक्ट करवाया और तो फिर माइस क्या हो गया, डेथ हो गई। ये कैसे संभव हुआ? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण हुआ कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन लाइव के साथ मिलाकर मिक्सर दोनों का क्या करा दिया, मिक्सर बना दिया, किसका, मरे हुए एस स्ट्रेन के निमोनिया को और आर स्ट्रेन लिव को, दोनों को मिला के माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। जबकि यहाँ पर एस स्ट्रेन अकेले को लेते हैं, एस स्ट्रेन को यदि हमें अकेले को लेते हैं, उसको माइस में इंजेक्ट करवाते हैं तो माइस की डेथ नहीं होती है, यानी निमोनिया डिजीज नहीं होता। ऐसा कैसा हुआ? तो उसने बाद में एक्सपेरिमेंट हुए, उसने इसका रीजन ये निकाला कि आर स्ट्रेन होते हैं, आर स्ट्रेन जो निमोनिया डिजीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, निमोनिया डिजीज का कॉजेज नहीं है, उस वो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। क्यों हुआ? इसका रीजन हुआ कि एस स्ट्रेन से क्या आया, एस स्ट्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर टू आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन से जेनेटिक मटेरियल किस में चला गया, आर स्ट्रेन में चला गया। जैसे आर स्ट्रेन में जाता है तो आर स्ट्रेन के वो एस जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की जो मेम्ब्रेन है बाहर, जो मैंने शुरुआत में बताई थी, वो मेम्ब्रेन इसके चारों ओर बन जाती है और वो मेम्ब्रेन बनने से वो क्या हो जाता है, आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर माइस डेथ, यानी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज। और निमोनिया डिजीज जैसे माइस की होगी वो क्या हो जाएगा, डेथ हो गई। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, जो मरे हुए एस स्ट्रेन से जेनेटिक मटेरियल क्या ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसको हाई टेम्परेचर दिया गया तो भी वो क्या नहीं हुआ, डीजेनरेट नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ और वो एस आर स्ट्रेन में चला गया। जैसे आर में जाता है तो जैसे जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर सिम्टम, कोई भी सिम्टम होता है वो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो जेनेटिक मटेरियल के कारण ही होता है। तो इससे वो इसमें चला गया और एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा जिससे चूहों की मौत हो गई। यानी इससे निष्कर्ष निकला, ग्रिफिथ ने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस स्ट्रेन जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी रूपांतरणकारी सिद्धांत गिवन बाय ग्रिफिथ। इससे क्लियर हो गया कि कोई न कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसके कारण जेनेटिक इनहेरिटेंस गुणों को, सिम्टम को वन जनरेशन से जनरेशन में लेके जाता है और वही जो ऑर्गेनिज्म में सिम्टम होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि जेनेटिक मटेरियल की नेचर कैसी है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। हम जानते हैं कि जेनेटिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जैसे इनिशिएटिव चैप्टर में पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन कोइल्ड रहती है, न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल के साथ डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती है। तो कौन सा है, हम उसको आइसोलेट तो नहीं कर पाए ना, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा, आरएनए होगा या क्या होगा। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको बोला गया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट गिवन बाय हर्शे एंड चेज। उसी हर्शे एंड चेज नामक साइंटिस्ट को ही उसका मेन रोल है, जिसमें यह बताया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे और चेज नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया जिसको ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बोला गया। ये इसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज जो आवश्यक इसमें जो रिक्वायरमेंट मटेरियल वो क्या काम आया। इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज विच इज इन्फेक्टेड टू बैक्टीरिया, देन वी कॉल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है, वायरस। और उस वायरस, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। उस बैक्टीरियोफेज नामक वायरस को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवा के डिस्कवरी की गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। उसमें से क्या, एक तो क्या हो गया बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया प्लस में रेडियो एक्टिव लेबल S35 प्रोटीन
दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज उनका मिक्सर उन्होंने काम में लिया, दो प्रकार के अलग अलग ये मिक्सर हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरियोफेज एक लिया का मिक्सर लिया, उसमें रेडियोएक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन, कौन सी लेगी, S35 सल्फर 35 आइसोटोप होता है, उससे लेबल कर दिया गया। S35 इज हैवी, वो क्या होता है, हैवी होता है। नॉर्मल S32 होता है, उससे हैवी होता है, उसको आइसोटोप S35 लेबल प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन में उसको आइसोटोप के द्वारा दूसरी प्रोटीन उसमें 35 डालें। दूसरा जो मिक्सर लिया बैक्टीरियोफेज का, एक मिक्सर तो इधर चल रहा है ये, और दूसरा जो मिक्सर लिया वो रेडियोएक्टिव P35 लेबल्ड डीएनए। डीएनए में क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, इट मीन्स फास्फेट इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो उस फॉस्फेट को P32 से क्या कर दिया गया, रेडियोएक्टिव आइसोटोप से क्या कर दिया गया, लेबल कर दिया गया, मार्क कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया, जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वास्तव में ये जो डीएनए है वो क्या है, लेबल किया हुआ है। नॉर्मल डीएनए से हम अलग उसको जान सकते हैं कि डीएनए क्या है, लेबल किया हुआ है। उस लेबल रेडियोएक्टिव P32 लेबल डीएनए, दो प्रकार के मिक्सर हो गए। यानी एक बैक्टीरियोफेज कैसा है, जिसमें लेबल S35 प्रोटीन है, ध्यान से देखना, S35 प्रोटीन, सल्फर कैसी है, आइसोटोप युक्त, और इसमें क्या है, P32 लेबल डीएनए। अब एक मिक्सर में ये है, उस मिक्सर के साथ क्या ऐड किया गया, प्लस का साइन कर लेते हैं, उस मिक्सर के साथ यहां पर उसमें इस्चरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया गया, उसका मिक्सर मिलाएगा या इन्फेक्ट करवाएगा, और इसमें अलग अलग, दोनों अलग अलग चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इधर वाला और इधर वाला, दोनों को इस्चरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया डाला, जिससे क्या होगा, आप एज यू नो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज इसे क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, किसको, बैक्टीरिया को। जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्ट होगा बैक्टीरियोफेज के द्वारा, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल, सबसे बाहर क्या होता है, प्रोटीन कोट है, उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए जो भी है उसका डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर कर देगा किसमें, इस्चरिया कोलाई में, और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। यानी जो बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में आ गया, इससे इस्चरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में आ गया। ये जो इसका जो, अब हमें पता नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल आया या प्रोटीन आया, हम ये डिस्कवरी कर रहे हैं, पहले तो पता नहीं। तो उससे इससे जेनेटिक मटेरियल जो भी है इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, होस्ट बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, अपना मल्टीप्लेक्शन करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी ब्लीडिंग करवाई, ब्लीडिंग का मतलब होता है उसको खूब हिलाया गया, खूब उसको, उसके बाद लास्ट स्टेज में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक बहुत ही मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा उसके बहुत ही राउंड वाइज, बहुत ज़्यादा राउंड, जिससे क्या हो जाता है, जिससे जो भी मिक्सर होता है वो डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा अलग हो जाता है। बॉटम, उसमें दो प्रकार के ग्रेडियंट बनते हैं, जैसे एक परखनली के द्वारा हमें इसको ग्रेडियंट करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हम करवाते हैं। इस परखनली में जो हैवी डेंसिटी वाला मटेरियल होता है वो क्या चला जाएगा, नीचे तली में, जो पिलेट में डाउन में चला जाएगा, पिलेट में जाके उसका डाउन में तली में जाके बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी लाइट होती है वो ऊपर जाके सुपरनाटेंट की तरह है, ऊपर की ओर, तली ऊपर की ओर, सरफेस की ओर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के जो लिक्विड होते हैं उनको अलग करने का सबसे बड़ा अच्छा जो मैनर होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम अलग करते हैं। अलग करने के बाद जैसे हमें जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को मैं बता रहा हूं, नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल, यानी कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर किसी प्रकार का S35 पे डिटेक्टेड इन सेल, इस सेल में किसी प्रकार का सल्फर 35 पे डिटेक्ट नहीं हो पाया इन बैक्टीरियल सेल्स में। क्यों नहीं डिटेक्ट पाया, कहाँ नहीं डिटेक्ट नहीं हो पाया, और रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट इन सुपरनाटेंट, यानी ऊपर की ओर जो आया वो कौन सा आया, ऊपर की ओर जो सतह के ऊपर जो आया, जो लाइट डेंसिटी जिसकी होती है वो कौन सा आया, S35, और नीचे की ओर जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी उसमें S35 क्या रहा, नहीं पाया गया, उसमें नीचे की ओर तली में नहीं पाया गया। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, हैवी होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बैक्टीरिया क्या है,
हैवी होती हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो बैक्टीरियोफेज है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद वो उनका जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है और बाहर प्रोटीन रह जाता है, इसके कारण उसका जो डेंसिटी वो बैक्टीरियोफेज की कम होती है। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग कर रहे हैं। किस किस को अलग कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को, जैसे बैक्टीरिया नीचे की ओर जाएगा, यानी उसका डेंसिटी उसकी ज़्यादा है और बैक्टीरियोफेज की डेंसिटी क्या है, कम है, वो नीचे की ओर तली में जाके बैठ जाएगा। तो इस नीचे वाली तली से हमें मतलब है, नीचे जो बॉटम प्लेट बैठता है उस प्लेट में S35 नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? और इसका देखते हैं, इस पर इसकी हम यदि इसका डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इस वाले मिक्सन का अलग अलग है, दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम करते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर जो ये लाइट डेंसिटी मिलती है, यहाँ पर तो नो रेडियोएक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल्स एंड नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन सल्फरटेन, यानी ऊपर की ओर कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं मिला, रेडियोएक्टिव। और नीचे जो बॉटम में उसमें क्या मिला, रेडियोएक्टिव P32, यानी फास्फोरस पाएगा। किसके साथ पाएगा, बैक्टीरिया के साथ। यानी जो परखने में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो हैवी मटेरियल है, हमें जो हैवी से मतलब है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो परखने में टेस्ट ट्यूब में जाके तली में जाके बैठेगा, तो तली में फास्फोरस मिलता है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें फास्फोरस तो मिलता है और इस वाले एक्सपेरिमेंट में सल्फर हमें नहीं मिल पाती है। सल्फर क्यों नहीं, ये क्यों मिला? इसका रीजन ये हो गया कि जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि फास्फोरस किसके साथ अटैच था, P32 DNA के साथ, और यहाँ पर सल्फर किसके साथ था, प्रोटीन के साथ। तो यानी जेनेटिक मटेरियल ही आगे डीएनए ही आ पाया, प्रोटीन नहीं है। इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट ए प्रोटीन। ये किसके द्वारा किया, हर्शे बचेज ने ये प्रूव किया, जो डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है हर्शे बचेज और ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, यानी जेनेटिक मटेरियल नॉट ए प्रोटीन इज ए डीएनए। ओके, यानी इसके द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया। थोड़ा इसमें रिवाइजली हम देखना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, तो इसमें सीधी सी बात है, दो इस एक्सपेरिमेंट में 3 प्रकार के स्टेप हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल। 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं। थोड़ा रिवाइजली और बता देता हूं। यानी जेनेटिक जो मटेरियल है वो डीएनए, इसके प्रूवन में ये एक्सपेरिमेंट किया गया हर्शे बचेज के द्वारा। यानी जो पहला इसमें ये स्टेप किया गया इन्फेक्शन, दूसरा इसमें किया गया ब्लेंडिंग, थर्ड स्टेप इसमें सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तीनों स्टेप में इन्फेक्शन, किसका इन्फेक्शन किया गया, बैक्टीरियोफेज प्लस बैक्टीरिया, या हम वायरस भी कह सकते हैं। विच बैक्टीरिया विच वायरस दो इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के साथ क्या किया गया, इन्फेक्शन किया गया। इन्फेक्शन जैसे हम करवाते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसके साथ क्या गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो किस में चला गया, बैक्टीरिया में। यानी जेनेटिक मटेरियल किस में चला गया, बैक्टीरिया में। किसका जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज का। और वो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 से क्या कर रखा है, लेबल कर रखा है। किसके लेबल कर रखा है, और इसकी प्रोटीन को S32 से और डीएनए को P32 से लेबल कर रखा है। दोनों को अलग अलग लेबल करा, प्रोटीन को S32 से और डीएनए को P32 आइसोटोप से लेबल कर रखा है। यदि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा तो एनालिसिस हम सेंट्रीफ्यूगल जो लास्ट स्टेप करेंगे उसमें जो डीएनए मिलेगा उस डीएनए में हमें क्या मिलेगा, P32। क्या मिला है, P32 मिला है, S35 नहीं मिला है। दैट्स प्रूवन द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट ए प्रोटीन। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल वास्तव में क्या है, डीएनए। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज मोर स्टेबल, दैट्स ये है। ठीक है,
अब डीएनए ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार की होनी चाहिए। PROP प्रॉपर्टीज ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल होनी चाहिए। डीएनए क्या उसको प्रूव करता है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए मोर स्टेबल हो, यानी वो जैसे जैसे आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए आरएनए में क्या पाया जाता है, 3OH ग्रुप पाया जाता है। आरएनए में राइबोस शुगर्स पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। यानी डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी शुगर, और आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। तो राइबोस शुगर आरएनए को क्या करती है, लेस स्टेबल, और डीएनए इज मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू प्रेजेंस इसमें OH ग्रुप पाया जाता है आरएनए में, और डीएनए में इसका अभाव होता है, इसमें कमी पाई जाती है OH ग्रुप की, इसी कारण डीएनए स्टेबल होता है। क्लियर। अब जो दूसरा डीएनए होता है इज डबल हेलिक्स एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल, तीसरा पॉइंट वो क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आने की, म्यूटेशन आने की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो डीएनए में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा ये वेरिएशन वगैरह नहीं आ पाएंगे। वेरिएशन या म्यूटेशन के लिए वो क्या जरूरी होती है। जैसे वेरिएशन आएंगे, इवोल्यूशन के लिए बहुत ही रोल अदा करेंगे। इवोल्यूशन, विकास कैसे हो पाएगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, नए नए जो सिम्टम पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक्स में कैसे आ पाएंगे, वो कौन बताएगा। वेरिएशन कैसे आ पाएंगे, यानी जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत उसमें क्या हो जानी चाहिए, वेरिएशन आनी चाहिए टाइम से, अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे वेरिएशन आएगी वो क्या हो जाएगा, एवोल्यूशनरी ट्रेंड के लिए अच्छा रहेगा। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जिसमें एवोल्यूशनरी फैक्टर भी इंक्लूड किया जाता है। एंड आरएनए इज लेस स्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता। इसे सारे कुछ सिम्टम हैं जो इसे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल होने के रूप में प्रूफ प्रदान करते हैं, उसके लिए बहुत ही सबल प्रदान करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ओके।